नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 16 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है न खाता न बही केसरी जो कह दे सो सही, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। एक समय ये कहावत बहुत प्रचलित थी, न खाता न बही जो केसरी कह दे वही सही। आज भी चरितार्थ है। एक समय में भारतीय राजनीति में यह जुमला बहुत ही प्रसिद्ध था। यह उपकरण 1000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। एक समय में भारतीय राजनीति में यह जुमला बहुत प्रसिद्ध था, न खाता न बही जो केसरी कह दे वह सही। बात उन दिनों की थी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पार्टी को राजनीतिक रूप से चंदा देने वालों की कहीं कोई लिखावट नहीं की जाती थी। से कम इस लेवल पर तो कतई नहीं, जिसका आजकल हो हल्ला मचा हुआ है। हल्ला मचाने वाला चुनावी। यह एक प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जो मांगने पर बियर को दे और ब्याज मुक्त दे। मोदी सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2017 में चुनावी बॉन्ड की अवधारणा पेश की गई थी और वित्त अधिनियम 2017 में कई संशोधनों के माध्यम से सुविधा प्रदान की गई थी। यह विचार राजनीतिक धन में पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए था। केंद्र ने बाद में इस साल जनवरी में चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। चुनावी अधिसूचना के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक द्वारा खरीदा जा सकता है, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ या भारत में शामिल निकाय। पिछले पंजीकृत चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले केवल पंजीकृत राजनीतिक दल ही इस साधन को प्राप्त करने के पात्र हैं, जिन्हें केवल प्राधिकृत बैंकों में बैंक खातों के माध्यम से पात्र दलों द्वारा ही एनकोड किया जा सकता है। वर्तमान में केवल SBI यह उपकरण 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है और इसकी बिक्री 10 दिनों के लिए हर तिमाही में एक बार खोली जाती है और हम आम चुनाव से पहले या 1 महीने के लिए अधिसूचित की जाती है। सरकार केवल 15 दिनों के लिए वैध है। एक RTI प्रक्रिया का हवाला देते हुए IANS ने हाल ही में बताया कि SBI ने इस साल जनवरी और मार्च में 1716 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे, जबकि 2018 में 6 महीने के बिकने वाले 1056 करोड़ रुपए के बॉन्ड ने संकेत दिया कि इस माध्यम से राजनीतिक दान का है। इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए आपको जमा पर्ची, नागरिकता और KYC दस्तावेजों के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड एप्लीकेशन फॉर्म और किसी भी अधिकृत SBI शाखा में अपने चेक या डिमांड ड्राफ्ट को जमा करना होगा। वैकल्पिक रूप से आप इस उपकरण को नेफ्ट RTGS के माध्यम से ऑनलाइन खरीदने के लिए SBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड के पहले बैच की बिक्री मार्च 1 से 10, 2018 नॉन प्रॉफिट इलेक्शन रिसर्च ग्रुप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी जगदेव छोरकर ने बताया कि भारत में जहां चुनावी ट्रस्ट रहे हैं, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड भी अवधारणा नहीं है। यदि वास्तव में विशेषज्ञ कथित तौर पर दुनिया भर के किसी भी लोकतंत्र में प्रचलित पार्टी फंडिंग के ऐसे किसी भी दृष्टिकोण को याद नहीं, यह इंस्ट्रूमेंट खुद को एक बड़े विवाद के केंद्र में पाता है कि यह न केवल सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति तिरछा है, बल्कि स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों की अवधारणा को हवा देता है। ADR के अनुसार चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों की
खरगोशनाओं पर एक गहरी नज़र ने बताया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धनराशि राष्ट्रीय दलों की ओर बहुत अधिक तिरछी है, जिससे भाजपा शेर के हिस्से के साथ चलती जा रही हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 18 में इस मार्ग से उत्पन्न 215 करोड़ रुपए में से सत्ता पक्ष ने 210 करोड़ रुपए और विपक्षी कांग्रेस ने 5 करोड़ रुपए हासिल किए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एडीआर के मामले पर बहस करते हुए एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने योजना में कथित कमियों का जिक्र किया और कहा कि यह एक प्रतिगामी कदम था, क्योंकि यह मुफ्त की अवधारणा और पारदर्शी चुनाव के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि यह उपकरण सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के लिए कम बैक हो सकता है और चुनाव आयोग के जवाबों को रेखांकित करते हुए चाह सकता है कि कानून के किए गए बदलावों से राजनीतिक दलों की पारदर्शी फंडिंग पर भी गंभीर असर पड़ेगा। एडीआर कथित तौर पर यह भी दावा करता है कि विभिन्न अधिनियमों में किए गए 4 संशोधनों में चुनावी बॉन्ड के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। राजनीतिक दलों के लिए असीमित कॉरपोरेट दान और भारतीय और विदेश कंपनियों द्वारा गुमनाम वित्तपोषण के लिए बाड़ को खोल दिया जाए। भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी के प्रतिनिधित्व वाले चुनाव आयोग ने अदालत में दलील की यह इस तरह के उपकरण के खिलाफ नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत से ही इससे जुड़ी गुमनामी का विरोध किया था। द्विवेदी ने कहा कि यह योजना गुमनामी को वैध बनाती है, लेकिन मतदान का अधिकार एक सूचित विकल्प को बनाने का मतलब है उम्मीदवार को केवल अभ्यास का आधा जानना और नागरिकों को उन दलों को जानना चाहिए जो उम्मीदवारों को वित्त पोषित कर रहे हैं। पोल पैनल ने यह भी दावा किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने विदेशी और सरकारी कंपनियों से मिलने वाले दान पर नजर रखने का कमीशन का काम किया है। दोनों कानूनी तौर पर वर्तमान में वर्जित हैं। बहुतों सरकार ने पोल पैनल में एक विपरीत रुख अपना लिया, जिसमें कहा गया है कि यह योजना राजनीतिक चंदे में काले धन को मिटाने के लिए थी। भारत का चुनाव खर्च दुनिया में सबसे अधिक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन प्रवाह में दाता गुमनामी आवश्यक थी देश के बरबोले चुनाव खर्चों को पूरा करने के लिए। हमारे पास चुनावों के राज्य के वित्त पोषण की कोई नीति नहीं है। निधि समर्थकों, संपन्न व्यक्तियों और कंपनियों से प्राप्त की जाती हैं। वे सभी चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक पार्टी जीत जाए। यदि उनकी पार्टी नहीं जीतती है तो वे कुछ नतीजों को स्वीकार करते हैं और इसलिए गोपनीयता या नाम न छापने की आवश्यकता होती है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ को बताया था। उनके अनुसार आरोपों के बारे में किसी को भी नहीं पता होगा कि दानदाताओं के बारे में गलत था, क्योंकि आयकर विभाग के पास इस जानकारी तक पहुंच होगी। साधन है आखिरकार सफेद धन का उपयोग करके उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खरीदा जाता है और राजनीतिक दलों को पहले रिटर्न दाखिल करना होता है। पोल पैनल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितना पैसा आया है इस पर जवाबदेही देता है। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।